लर्निंग ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 जो चैप्टर नंबर हमारा जो दूसरा था जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति व वन्य जीवन संसाधन, ये हमारा चैप्टर दूसरा था जो पूरा हो गया। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं, तो करते हैं आज का ये टॉपिक स्टार्ट। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो मृदा निर्माण के इसने पूछा है दो जलवायु कारक कौन से हैं। तो एक आपकी वर्षा हो जाएगी और दूसरा आपका तापमान हो जाएगा। तो ये क्या है, आपके मृदा निर्माण के दो कारक हो गए। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो है भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। भी भूमि निम्नीकरण के इसने पूछा है, भी दो कारण लिखने हैं। तो यानी कि भूमि को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कमजोर बनाते हैं। पहली बात अतिचारण, ज्यादा पशुओं को चराना, इसके अलावा वनों को काटना, वनों का उन्मूलन करना, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और बात करें तो रासायनिक है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये क्या है अपने निम्नीकरण के उपाय हैं। उसके बाद में हम तीसरा जो है प्रश्न, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। हम यहीं से सीधा ही कर लेते हैं, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके ऊपर सबसे जो प्रमुख कार्य किया जाता है वो कृषि का कार्य किया जाता है, जो सभी जीव जंतु व मनुष्य के लिए लाभकारी है। इसके अलावा ये जो भूमि है, इस भूमि के ऊपर अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार के खनन किया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर भवन निर्माण किया जाता है, सड़कें बनाई जाती है, यानी कि इसका अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से ये भूमि जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे देखिए, किन्हीं दो सोपानों के नाम लिखिए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। देखो, दो चीजें आपको बतानी है जो सरकार ने शुरू की है। कौन कौन सी शुरू की है? तो दो सोपान जो शुरू किए हैं वो एक तो है CITES, ठीक है, और दूसरे की अगर बात करूं तो प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, ठीक है। ये हो गया अपना पहला, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया CITES। हम बात कर लेते हैं इसकी। पहला ये दो पूछे हैं, तो ये एक तो ये हो गया जो सरकार के द्वारा। उसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये आपकी हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसका काम क्या है, ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है,
उनकी रक्षा करना। और सभी देशों के साथ में इसका क्या है समझौता, लगभग है मेरे हिसाब से 100 इसके 86 देश जो है वो इसके सदस्य है, ठीक है। और सभी सदस्यों के अंदर जितने भी इसके सदस्य देश है उनके अंदर ये कार्य करती है भी प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीवों को बचाने, उनको सुरक्षित रखने का ये काम है करती है, ठीक है। ये दो आपके सोपान हो गए, एक ये हो गया CITES और पहला प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर के ऊपर लोगों के अंदर जागरूकता को फैलाना चाहिए। आगे जो प्रश्न है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। जल संरक्षण के आप कितने तरीके बता सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये आपकी किताब के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नहरों को ठीक ठाक करना चाहिए, स्प्रिंकलरों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी लाइन की बात करें तो ड्रिप व टपकन विधि से सिंचाई करनी चाहिए। ये आपकी क्या हो गई, जल संरक्षण के 3 तरीके हो गए, ठीक है। उसके बाद में आगे दूसरा प्रश्न, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं? एक तो आपका समय दिया हुआ है, समय, एक मृदा का गठन दिया हुआ है, मृदा का गठन, और तीसरा जो है ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, तीसरा आपके दिया हुआ है जैव पदार्थ, जैव पदार्थ। प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? यानी कि मृदा के निर्माण के अंदर इनमें से कौन सा कारक है नहीं है। हमने पढ़ा था भी समय भी कितना का मृदा के निर्माण के अंदर समय लगेगा, तो उसकी हमने बात की थी, जैव पदार्थों की बात की थी, लेकिन मृदा का गठन की बात है नहीं की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए, आगे जो है दूसरा यही ऑब्जेक्टिव वाले, मैं सीधा आपको इसका प्रश्न और उत्तर बोल देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसने क्या पूछा है भी, सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सी है जो मृदा अपरदन को रोकने के लिए, यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है इनमें से? तो देखिए, रक्षक मेखला, मल्चिंग और वेदिका कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेदिका कृषि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो अनुकूल कौन सा है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, तो बात ठीक है भी। उसके बाद में नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, ठीक बात है। और तीसरी, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये गलत बात है। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना तीसरा हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसके अंदर जो दिया हुआ है वो मिलान वाला दिया हुआ है। पहले की हम बात कर लेते हैं भूमि उपयोग। भी भूमि का उपयोग हमें किस लिए करते हैं, ठीक है। एक साइड के अंदर मैं नाम लिख रहा हूं भूमि उपयोग, दूसरी साइड हम बात कर लेते हैं इसके उत्तर की। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादनकारी उपयोग है, भूमि उत्पादनकारी उपयोग, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में देखिए दूसरा जो है ह्यूमस, ह्यूमस, ये तो आपको ये पता ही है भी ये क्या होता है, ये उर्वरा शक्ति से संबंधित होता है। तो इसके अंदर दिया होगा तो ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपरी मृदा पर जैव पदार्थ, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चट्टानी बांध क्या काम करते हैं भाई, चट्टानी यानी कि चट्टानी बांध ये कहां पर हो जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर किसका काम करेंगे, अपरदन को रोकने का काम करेंगे। ऑप्शन क्या रहेगा, अपरदन को रोकने, क्या ऑप्शन है इसमें देखते हैं एक बारी, रोकने का ये काम है करेगा। तो इसमें हाँ ये दिया हुआ है, पहला मृदा अपरदन को रोकने के लिए। उसके बाद में चौथा जो है वो है जैव मंडल, भी जैव मंडल है किससे संबंधित है, तो आपको बताया था ये जैव मंडल जो है तीनों मंडलों का एक है सीमित भाग है, तीनों मंडलों वायु, जल
सथल, इन तीनों का क्या है, ये एक सीमित भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, ज्योमंडल कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्न तीसरा। उसके बाद में निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन बताइए। तो पहला जो कथन है वो क्या है, और उसके बारे में आपको डिटेल भी लिखनी है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताई थी भी घाटियां जो होती है उसके ऊपर है सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है, घाटियों के ऊपर करती है, नदी घाटियों के ऊपर। तो यही बात इसने पूछी है भी भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र, मैं ये कहूं भी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इस मैदान के ऊपर जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं, जितनी भी प्रकार की सभी सुविधाएं किस मैदान के अंदर है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंदर है। देखो सड़क की सुविधा यहाँ पर है, परिवहन की सुविधा यहाँ पर है, इसके अलावा संचार की प्रणाली की सुविधा यहाँ पर है, इसके अलावा कृषि की यहाँ पर है, इसके लिए सिंचित पानी की यहाँ पर है, यानी कि नहरों का विकास यहाँ पर है, इसके अलावा नदियों का विकास यहाँ पर है, यानी कि सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर है। इसलिए ये सर्वाधिक क्या है, आबाद बसा हुआ है, और ये कथन बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। भारत में जल की उपलब्धता प्रतिदिन कम हो रही है। तो मेरे विचार में यह कथन बिल्कुल सत्य है। कारण क्या है भी, हिंदुस्तान की जो जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, तो उसके अनुसार आने वाले दिनों के अंदर जल एक गंभीर समस्या हो जाएगी। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे जो कार्य जिसके अंदर जल का उपयोग किया जाता है, वो भी एक कमी को दर्शाते हैं। जैसे उद्योगों के अंदर भी प्रयोग किया जाता है, कृषि के अंदर भी जल का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार वहां पर भी वो कमी आती है। लेकिन सबसे बड़ी कमी का कारण क्या है, जनसंख्या है। उसके बाद में आगे, तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसके बीच की फसल नहीं होती। तो ये कथन क्या है, असत्य है। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित कर सकते हैं, नहीं बिगाड़ेंगे, सही नहीं करेंगे। तो ये भी कथन क्या है आपका, असत्य है। और इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर नंबर दूसरा है, जिसके हमने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, और इसी प्रश्न उत्तर के साथ में आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।